नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है नैदानिक मूल्यांकन। इसका प्रकृति क्या होता है और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है, इसका नेचर और पर्पज क्या होता है। और ये आपका टॉपिक एमए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4th ए जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का ये टॉपिक है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है और ये नैदानिक मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा क्या होता है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा और अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें दो अर्थों में इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा नैदानिक मूल्यांकन जैसे पद का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नैदानिक मूल्यांकन होता है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक कैसे इसका प्रयोग करते हैं। देखिए अगर व्यापक अर्थ में बात करें तो नैदानिक मूल्यांकन से तात्पर्य उन सभी प्रक्रियाओं से होता है जिसके सहारे नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को रोगी के बारे में जानने एवं समझने में मदद मिलती है। ठीक है, इसी विस्तृत अर्थ में कोर्चिन 1986 ने नैदानिक मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित किया है। नैदानिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे रोगी से संबंध महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए चिकित्सक रोगी को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करता है। यानी आप क्लिनिकल असेसमेंट समझ लीजिए। अगर यदि वाइडर मीनिंग में इसका बात करें तो इससे तात्पर्य उन सभी प्रक्रियाओं से होता है जिसके सहारे एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक को रोगी के बारे में जानने एवं समझने में मदद मिलती है। यानी कि रोगी को अच्छी तरह से जानने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नैदानिक मूल्यांकन यानी कि क्लिनिकल असेसमेंट कहते हैं। और इसी वाइडर मीनिंग में कोर्चिन 1986 ने अपना एक परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा कि नैदानिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके सहारे रोगी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए, यानी कि रोगी का जो रोग है वो किस प्रकार का है, इसका क्या है, उपचार कैसे किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए चिकित्सक रोगी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नैदानिक मूल्यांकन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे अर्थ में नैदानिक मूल्यांकन से तात्पर्य सामान्य न होकर कुछ विशिष्ट प्रक्रिया से होता है। यानी कि जो दूसरा अर्थ है वो कहता है कि नैदानिक मूल्यांकन क्या है, इससे ये मतलब होता है कि ये सामान्य प्रक्रिया इसमें प्रयोग में नहीं लाई जाती है, बल्कि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशिष्ट प्रक्रिया को प्रयोग में लाकर एक रोगी के बारे में कंप्लीट नॉलेज एकत्रित की जाती है। इसी में परिप्रेक्ष्य में कोर्चिन ने एक परिभाषा दिया है कि नैदानिक मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे उपागम या रीति से होता है जो अधिकांशतः नैदानिक निर्णय एवं अनुमान पर आधारित होता है और जो पूर्ण रूप व्यक्ति विश्लेषण करने के उद्देश्य से किसी एक परीक्षण के नहीं बल्कि परीक्षण मालाओं का उपयोग व्यक्ति के विभिन्न स्तरों एवं पहलुओं की पहचान करने से होता है। अब एकदम आराम से एक एक करके समझेंगे इसको, मतलब एक एक लाइन करके, जिससे आपको समझ में आए कि कोर्चिन इस परिभाषा में क्या कहना चाहते हैं। देखिए नैदानिक मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे उपागम या ऐसी रीति से होता है। यानी कि नैदानिक मूल्यांकन का अर्थ ऐसे दृष्टिकोण से होता है या ऐसे तरीके से होता है जो अधिकांशतः नैदानिक निर्णय एवं अनुमान पर आधारित होते हैं। जो अधिकतर क्या होते हैं, नैदानिक निर्णय क्या होता है, नैदानिक निर्णय होता है मतलब जिस नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जिस रोगी का इलाज कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, जैसे कि इसको साइकोथेरेपी देना है या इसको इलेक्ट्रिक शॉक देना है या इस पर कौन सी दवाई यूज की जाएंगी, और एवं अनुमान, ये सब अनुमान पे भी मतलब उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना से होता है। और जो पूर्ण रूप में व्यक्तिक विश्लेषण करने के उद्देश्य से, ठीक है, जो पूरी तरह से व्यक्ति विश्लेषण करने के उद्देश्य, किसी व्यक्ति का कंप्लीट नॉलेज जानने के उद्देश्य से किसी एक परीक्षण का नहीं बल्कि परीक्षण मालाओं का उपयोग व्यक्ति के विभिन्न स्तरों एवं पहलुओं की पहचान करने से होता है। कहने का ये तात्पर्य है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों या मनोचिकित्सकों द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न स्तरों के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न प्रकार के परीक्षण मालाएं
का उसमें यूज करके उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट कहते हैं या नैदानिक मूल्यांकन बोलते हैं। तो ये बात रहा कि नैदानिक मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप क्या होता है, इसके संबंध में हमने बात किया। अब हम देखेंगे कि नैदानिक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, पर्पज ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, जो दूसरा टॉपिक आपका है इसमें। तो देखिए, नैदानिक मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं या नैदानिक मूल्यांकन जब लागू किया जाता है तो ये क्यों लागू किया जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो रोगी के से संबंधित रोगी के बारे में अधिक जानना चाहता है। उसमें उसका रोगी स्वयं रोगी हो सकता है, या उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या माता पिता हो सकते हैं, या तो जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं या मनोचिकित्सक हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो इसी से संबंधित, इसी सब के बारे में जानने के लिए क्या है, कई तरह के उद्देश्य जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य आपके सामने एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आधार रेखी सूचना प्रदान करना, ठीक है, बेस लाइन जनरल इंफॉर्मेशन है प्रदान करना। अब जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक है, जब मनोचिकित्सक रोगी आता है तो उसका इलाज करने के पहले उसके बारे में कंप्लीट जो है जानकारी इकट्ठा कर लेता है, उसी को आधार रेखी सूचना प्रदान करता है, उसी को आधार रेखी सूचना कहते हैं। आधार रेखी यानी कि मूल सूचना, रोगी का इलाज करने के पहले उसके बारे में ली गई कंप्लीट नॉलेज, उसी को आधार रेखी सूचना कहते हैं। और ये सूचना यूज वो कैसे करता है, यानी कि जब इलाज रोगी का हो जाता है तो फिर वो आधार रेखी सूचना और रोगी इलाज के बाद वो कैसा है, दोनों का आपस में तुलना करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, और वो कई तरह के नैदानिक निर्णय लेने के लिए भी ये जो है आधार रेखी सूचना इकट्ठा करता है, जिस रोगी का उसको इलाज करना होता है। ये आधार रेखी सूचना मतलब मूल सूचना। जैसे कोई रोगी मनोचिकित्सक पास पहुंचता है तो पहले वो जो मनोचिकित्सक होता है तमाम तरीकों से क्या है उसके बारे में एक सूचना या उसके जो रोग है उसको समझने का प्रयास करता है, तो उसी को बेस लाइन इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको आधार रेखी सूचना कहते हैं, ठीक। इसका प्रयोग वो कई तरीकों से करता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, पहले जाते हैं आप, तो जो है आपका जो रोग होता है आपसे पूछते हैं, आपका जांच विभिन्न तरीके से करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दवा देते हैं। अब दवा देते हैं तो दवा देने के बाद दवा कितना असर कर रहा है, कितना असर नहीं कर रहा है, तो जो पहले की सूचना, जैसे आपने कहा कि पहले हमको बुखार हुआ है, ठीक है, तो बुखार हुआ क्या है तो दवा दिए। अब बुखार आपका कम हुआ कि कम नहीं हुआ, तो दवा असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो देने के बाद कैसे पता चलेगा, तो जब आधार रेखी सूचना पहले से उपलब्ध रहेंगी। तो अगर बुखार कम होगा तो मतलब कि क्या है, वो दवा असर कर रहा है, तो ये तुलनात्मक है। दूसरा है उपचार के बाद रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करना। अब जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका दूसरा उद्देश्य या नैदानिक मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य ये होता है कि उपचार करने के बाद रोगी की स्थिति कैसी है इसका मूल्यांकन करना होता है। रोगी की स्थिति का मूल्यांकन वो इसलिए करते हैं करने के पीछे 2-3 कारण है, इसको आप समझिए। सबसे पहला कारण यह है कि जब रोगी आया था तो वो कैसा था, ठीक है, और जब रोगी को उपचार कर लिया गया, ट्रीटमेंट कर लिया गया, तब वो किस स्थिति में, क्या वो ऐसी स्थिति में है कि उसको हम घर भेज सकते हैं, ठीक है, या तो वो नॉर्मल जिंदगी जीने लायक हो सकता है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को करना पड़ता है और उससे संबंधित डाटा भी अपने पास एकत्रित करना पड़ता है, जिससे कि बाद में जब कभी जांच हो या कोई रिकॉर्ड मांगे तो वो उनको क्या है दे दिया जा सके। तो प्रत्येक रोगियों का, मानसिक रोगियों का नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक क्या करते हैं, नैदानिक मूल्यांकन करते हैं रोगी के उपचार के बाद स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए या जानने के लिए। आप समझिए होंगे। तीसरा है चिकित्सीय हस्तक्षेप की योजना बनाना और उसे निर्देशित करना, यानी कि ये चिकित्सीय हस्तक्षेप की योजना कैसे बनती है। जैसे एक मान लीजिए मैं मानसिक रोगी हूँ, ठीक, मैं डॉक्टर के पास गया, यानी डॉक्टर कौन है, मनोचिकित्सक, जिसको साइकेट्रिस्ट आप लोग बोलते हैं नैदानिक मनोविज्ञान की भाषा में। मैं उसके पास गया, मैं उससे कहा कि ऐसे ऐसे समस्या है, वो भी जो है मनोचिकित्सक तमाम परीक्षण के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से वो जो मुझसे जो जानकारी इकट्ठा कर लिया, फिर वो निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसमें ये लक्षण आइडेंटिफाई हो रहे थे, ये सिजोफ्रेनिया हो सकता है, फोबिया हो सकता है, ये हो सकता है उसके, तो वो आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर अब चिकित्सीय हस्तक्षेप, तो फिर ये योजना बनाता है वो मनोचिकित्सक कि इसे कौन कौन सी थेरेपी देनी है
और कौन कौन सी दवाएं भी चलानी है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें दवाएं भी चलती हैं कुछ, ठीक, कौन कौन सी दवाई चलनी है, कैसी काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, और ये गंभीर लेवल का है कि करे सामान्य लेवल का है। तो पहले चिकित्सीय हस्तक्षेप की योजना बनाते हैं और उसी योजना के हिसाब से क्या है वो निर्देशित करते हैं कि इसका साइकोथेरेपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो दवाएं दी दवाएं खा रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है। ये सभी चीज़ों के क्या करने के लिए नैदानिक मूल्यांकन की जरूरत होती है, जो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के द्वारा की जाती है। ये एकदम उसी तरह आप समझिए ना, जिस तरह से एक मेडिकल डॉक्टर क्या होता है, पहले रोगी के हर चीज़ के बारे में जान लेता है क्या रोग होता है, फिर वो सोचता है कि इस रोगी के लिए कौन सी दवाएं चलाया जाए या किस तरह से इसका इलाज किया जाए, तमाम चीज़ें करता है ना, योजना बनाता है। योजना बना के फिर क्या है उसे निर्देशित भी करता है कि आपको जो है आप को 2 टाइम दवा खाना है, सुबह शाम खाना है, आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ठीक है, काउंसलिंग करवाना है। तो इसी तरह से ये इसमें भी नैदानिक मनोविज्ञान में भी होता है। चौथा है निदान के लिए उपयुक्त वातावरण करना, तैयार करना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न उठता है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। 2 शब्द आता है, एक आता है निदान और एक क्या आता है उपचार। तो आप बताइए कि निदान और उपचार क्या दोनों एक ही हैं कि दोनों में अंतर है? ठीक है, निदान और उपचार क्या है, दोनों एक ही हैं कि दोनों में अंतर है? आप जो है कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपका सभी लोग का कमेंट देखूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों बताना निदान क्या है, उपचार क्या है। अब देखिए चौथा है निदान के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। अब रोगी की समस्याओं को समझने के लिए, ठीक है, रोगी की समस्याओं को समझना, जैसे किसी भी रोग का अगर इलाज करना है डॉक्टर को, तो जब से आप रोगी को रोग क्या हुआ है उसके जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या है आप ये कैसे सोच लेंगे कि उसको हम ये दवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए कि एक नॉर्मल बताते हैं, बुखार में यह है कि पैरासीटामॉल दिया जाता है, ठीक है, ये दिया जाता है, लेकिन अब पहले आपको पता तो करना होगा कि इसको बुखार है, हो सकता है कि टेम्परेचर उसका हाई हो, ठीक है। तो समस्याओं की जड़ में पहुंचकर रोग की पहचान करना, ठीक है, तो ये पहचान करने के लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार करना होगा कि जिससे रोगी घबराए नहीं, अपनी बातों की जब बताए तो खुल के बताए, ठीक है, अच्छी तरीके से बताए। तो इसके लिए भी नैदानिक मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये नैदानिक मूल्यांकन का चौथा उद्देश्य है कि जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, अगर उसकी रोग का निदान करना है, समस्याओं का निदान करना है, तो क्या उसके लिए एक अच्छा पहले वातावरण तैयार करना होगा जिससे वो कंफर्टेबल अपने आप को फील करे, उसे घबराहट ना महसूस हो, वो बिना झिझकते क्या है अपनी सभी बातों को एक्सप्रेस कर दे। अगला 5वां और लास्ट है रोगी के भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना। नैदानिक मूल्यांकन का 5वां ये प्रमुख उद्देश्य है कि क्लिनिकल असेसमेंट किसी रोगी का इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जो रोगी होता है उसके भविष्य के व्यवहार के बारे में इससे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? ये लगाया जा सकता है कि जो इसको अभी मानसिक रोग हुआ है तो अभी ठीक हो गया है, तो क्या भविष्य में भी इतना ज़्यादा वो डिप्रेस हो सकता है या इतना ज़्यादा अवसाद में आ सकता है, तो क्या आ सकता है कि वो अपना आत्महत्या कर सकता है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी भी क्या है अपने पास क्या एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक क्लिनिकल असेसमेंट के माध्यम से रखता है, जो बहुत ही जरूरी होता है। तो ये क्लिनिकल असेसमेंट के 5 प्रमुख उद्देश्य थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, और आज के क्लास में हमने बताया आपको कि नैदानिक मूल्यांकन क्या है, इसकी प्रकृति और उद्देश्य क्या है। और एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, आप कमेंट जरूर करिएगा कि निदान जिसको डायग्नोसिस बोलते हैं, उपचार जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट, ये क्या होता है, क्या दोनों एक समान है या दोनों में अंतर है, अगर दोनों में अंतर है तो दोनों क्या है, इसको बताइएगा। मैं आप सभी लोगों को जो है कमेंट पढ़ूंगा और बाद में इसका आंसर दूंगा अगली क्लास में। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।